हेलो क्लास। हेलो। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी सारी चीज़ें हिमालयन माउंटेन रेंजेस को कवर किया था और फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ को कवर किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पार्ट अभी हिमालयाज़ का हमारा बचा हुआ था जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे, वो हम इसमें कवर करते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेलकम क्लास। ठीक है, अब देखो क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमें हमेशा मिलता है कि वाई हिमालयाज आर कॉल्ड एज द यंग फोल्ड माउंटेन। ये इसमें क्या है कि हमें यंग क्यों कहते हैं और फोल्ड क्यों कहते हैं। यंग माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिमालयाज अभी भी कंटिन्यूस एलिवेशन शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को देखोगे ना, तो माउंट एवरेस्ट या कोई भी है आपका पीक है या माउंटेन है, उसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। उसकी हाइट लगभग अभी 8848 थी, अब सडनली 8850 है उसकी हाइट। तो थोड़ा 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 माउंटेन्स का एलिवेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हिमालयाज यूथफुल टोपोग्राफी शो करते हैं। यूथफुल टोपोग्राफी का हम यहाँ मतलब ये है कि बेसिकली जो यूथफुल टोपोग्राफी क्या होती है कि जहाँ पे वाटरफॉल्स, जहाँ पे हमें बेसिकली बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ रिवर फ्लो देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें बहुत सारी वेटलैंड्स देखने को मिलती हैं, वो हमारी यूथफुल टोपोग्राफी में आती है। वाटरफॉल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे नदियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं, दैट इज़ यूथफुल टोपोग्राफी। ठीक है, वाटरफॉल्स हैं, रैपिड्स हैं और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। जस्ट डिस्कस करना है कि हिमालय शोज़ यूथफुल टोपोग्राफी, मतलब अभी हिमालयाज एक तरीके से जवान है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखो गंगा जी निकलती हैं तो बहुत स्पीड में निकलती हैं वहाँ से। तो ये हम दिस इज़ यूथफुल टोपोग्राफी। और एक पॉइंट हमेशा पढ़ते हैं कि भैया 50 मिलियन ईयर्स पहले बना है। तो 50 मिलियन साल ये तो है नहीं कि अभी हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अरावलीज जो कि हमारा 300 मिलियन ईयर्स पुराना है और ये 50 मिलियन ईयर्स पुराना है। तो ज्योग्राफी में क्या होता है, आप पढ़ोगे तो बहुत सारे पीरियड्स बने हुए होते हैं, क्रिटेशियस पीरियड, प्लेस्टोसीन पीरियड। तो ये उसी में से जो लास्ट वाला पीरियड है उसमें आता है ये आपका, जैसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा आता है 50 मिलियन ईयर्स बिफोर। अब फोल्डेड माउंटेन्स क्यों बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हमने देखा था कि ये अगर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं, ये 33 सी है। 33 सी मैंने पिछली वाली वीडियोस में आपको नहीं बता पाया था। 33 सी क्या है, जो पेंथलासा सी का पानी यहाँ इस बाउंड्री में एंटर करता है, इसे बोलते हैं 33 सी। ठीक है, तो ये 33 सी में जो सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हुए, क्योंकि ये चीज़ ऊपर की तरफ जा रही थी, ये प्लेट्स ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, ये वाली फिक्स थी, तो ये क्या हुआ, सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हुए। जब ये सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हुए तो हिमालयाज बने। तो हम कह सकते हैं कि ये जस्ट एक फोल्डेड फाउंड पे बने हैं, एक फोल्डेड फॉर्मेशन है, एक फोल्डेड फॉर्म में बने हुए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। तो बात समझ में आई कि यंग क्यों बोलते हैं और फोल्ड क्यों बोलते हैं। इसीलिए वाई हिमालयाज आर कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन, बिकॉज दे शो कंटिन्यूस एलिवेशन एज वेल एज हिमालय शोज अ यूथफुल टोपोग्राफी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें, एक मिनट। ये पेन का निशान लग गया है, कोई बात नहीं, उसे हम रब कर देंगे अभी। हाँ, अब देखो, अब हमें कुछ माउंटेन रेंजेस पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, ये हमें याद होना चाहिए फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, इनको मैच दी कॉलम करने में आ जाता है, मैच करने को आ जाता है। तो हमें याद रखना है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8850 है, कंचनजंगा है 8598 है, K2 और गॉडविन ऑस्टिन 8611, नंदा देवी 7817, नंगा पर्वत 8126। ये हमें याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए चैप्टर के साथ। और प्लस एनटीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें यह बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन इंडिया और हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, इन पांचों में से कौन सा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे, आपको एनटीएससी में मिलेंगे।
अब देखो, द हिमालयस फॉर्म्ड एन आर्क, एक आर्क शेप का है, इस तरीके से हिमालयस कवर होते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने बनाया है, एक आर्क बनाया है, ये हिमालयस का आर्क है। इस तरीके से हिमालयस आपके आते हैं, जो कि जिनकी लेंथ है टोटल 2400 किलोमीटर्स, और इनकी विथ वेरी करती है 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये इसकी विथ है। विथ जो है ऊपर ज़्यादा ये ब्रेथ में, और नीचे ये कम ब्रेथ में। ठीक है, ये कहाँ पे पहुँच गया? पूर्वांचल हिमालयाज़ में पहुँच गया है। पूर्वांचल हिमालयाज़ भी मैं पिछली वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स जो पूर्वांचल के, वो मैं लिखवा चुका हूँ। पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है एनटीएससी से भी रिलेटेड। द हिमालयाज पासिस थ्रू 10 स्टेट्स। अगेन ए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि हिमालयाज कहाँ कहाँ से पास होते हैं। तो हिमालयाज पासिस थ्रू 10 स्टेट्स, भारत के 10 राज्यों से हिमालय लगता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो, भैया देखो, ये अगेन नॉट फॉर 9th, इट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव और एनटीएससी। प्लीज़ सब लोग एक बार देख लेना, आसान हो जाएगा याद करना। मैंने ऑर्डर में लिखा है इसीलिए। ठीक है, अघिल पास, बुर्जिल पास, जोजिला, बनिहाल और काराकोरम, ये सारे जम्मू कश्मीर में हैं। कभी कभी क्या होता है एनटीएससी के पेपर में ये मैच करने को आ जाते हैं, जस्ट हमें याद रखना है ये ऑर्डर में है। दिस इज़ ऑर्डर कि बारालाचा सबसे ऊपर है, बारालाचा के नीचे रोहतांग है, और रोहतांग के नीचे शिपकीला पास है। इट इज़ दीज 3 आर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है नाथुला पास, वो कहाँ पे? सिक्किम में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाथुला पास अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिक्किम। ठीक, और लास्ट वन इज लीपू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज़ में भी है। इट इज़ इन उत्तरांचल। तो हमें याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पासेस हैं कुछ। इसमें देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, जो आपके एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं। एक है जोजिला, एक है आपका इसमें एक है आपका रोहतांग पास, बारालाचा पास, नाथुला पास और लीपू लेक। ये 5 तो आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट है, जोजिला पूछा जाता है। इसमें रोहतांग और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, तो जोजिला, रोहतांग, नाथुला, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अब हमारा यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस कंप्लीट होता है। ये पार्ट 2 है वीडियो का, पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की। अब मैं 9th के साथ साथ ना थोड़ा सा प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी लेके चल रहा हूँ, जो 10th में एनटीएससी होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा नया एक टॉपिक आ रहा है, जिसे हम बोलते, देखो अभी तक हम लोगों ने अपना जो पहला फीचर था दी ग्रेट नदन माउंटेन्स, जिसमें हिमालयास पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा सेकंड आ रहा है दी नदन प्लेन्स, कि नदन प्लेन्स क्या है, क्या नाम है नदन प्लेन्स, व्हाट इज़ नदन प्लेन्स, ये एक चीज़ है जो हमें देखनी है। ठीक है, तो चलिए नदन प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भैया, ये है नदन प्लेन। अब ये क्या बवाल है, ये क्या चीज़ है? देखो नदन प्लेन्स का ये पूरा जोन है, अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा जोन नदन प्लेन्स का। ये कैसे बना, ये क्या चीज़ है? देखो जहाँ नदन प्लेन्स का नाम आता है तो ये समझ लो पहले कि ये रिवर्स का फॉर्मेशन, रिवर्स के वजह से बना हुआ प्लेन है, जिसमें हमारी मेन रिवर्स हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। आपको अगर पता हो, मैं ड्रेनेज वाला चैप्टर जल्दी अपलोड करूँगा, उसमें देखिए इंडस यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आती है और गंगा आपकी यहाँ से फ्लो करती है। तो ये वाला जोन, ये वाला जोन, और करेंटली यहाँ पे भी इसकी 5 ट्रिब्यूटरी आती हैं, सब पढ़ेंगे ये वाला जोन। तो आप देखो पंजाब प्लेन हो या ये आपका यूपी का हो या आसाम का प्लेन हो, यहाँ पे सब फर्टाइल जोन है क्योंकि यहाँ पे सब जगह नदियाँ हैं। अब देखो नदन प्लेन्स कैसे बने, अगर आपको याद हो हिमालयास के टाइम पे जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर की तरफ गई और यूरेशियन प्लेट फिक्स थी, तो जब प्लेट ऊपर की तरफ गई, हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, तो एक वैली सी बनी, वहाँ पे एक वैली बनी। जो वो वैली बनी ना, ये बीच में एक वैली सी बन गई,
तो इस वैली के अंदर ये नदियाँ तो कंटिन्यूस फ्लो कर रही थी, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, तो ये अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करती चली गई। यहाँ पे सेडिमेंट तो डिपॉजिट हो रहे थे, हिमालयास बन गया, फिर भी सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ, ये जो जगह थी, ये जो आपका प्लेन था, ये जो ऐसे था, ये डिप्रेशन, ये थोड़ा प्लेन हो गया। जब ये प्लेन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही फर्टाइल रीजन बन गया ये। यहाँ पे रिवर्स के सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए और इसके अंदर मोर एलुवियल था, ये जगह मोर फर्टाइल थी। तो इसीलिए हम इसको नदर्न प्लेन्स बोलते हैं कि प्लेन में आके, प्लेन जोन में आके ये बहुत फर्टाइल हो गया। ठीक है, दैट इज नदर्न प्लेन्स। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ देख लो, मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे ही हमारे हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, उस समय भी इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बह रही थी, तो वो अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट कर रही थी। जब सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा था, मान लो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो ये डिप्रेशन था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे। अब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर था ये चेंज होकर सीधा हो गया और यहाँ पे अब सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगे। तो ये क्या हुआ, ये जगह बहुत फर्टाइल जोन बन गई। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नदर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाई 3 रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बिकॉज सतलज वॉज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इस वजह से। तो क्लियर हुआ ये नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन। बेसिकली प्लेन्स मतलब एक फर्टाइल जोन, एक ऐसा फर्टाइल जोन नदर्न इंडिया का जो कि आपकी बना है 3 रिवर्स के सेडिमेंट से, और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक, अब आगे की तरफ चलते हैं और इसमें पढ़ते हैं। देखो भैया, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया था। द नदर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। नाम याद रखना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका नाम याद रखना है। बहुत फर्टाइल जोन, इतना फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही है। क्यों? क्योंकि इन नदियों के सेडिमेंट्स की वजह से ये लैंड अपलिफ्ट हो गई। जब ये लैंड अपलिफ्ट हुई, सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए, अलुवियल जोन बन गया ये। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, बता चुका हूँ। इसका एरिया भैया इंपॉर्टेंट है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। बहुत ही पॉपुलेटेड है। आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, ये बेल्ट बहुत पॉपुलेटेड बेल्ट है। क्यों? एग्रीकल्चर बहुत है यहाँ पे, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, पानी है, सेटलमेंट है, फैक्ट्रियाँ हैं, इस वजह से ये जगह बहुत पॉपुलेटेड है। रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया ऑफ द कंट्री। तो भैया ये आपका एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया है पूरे देश का, ये हमें याद रखना है, दैट इज़ नदर्न प्लेन्स। तो ये 3 नदियों का नाम याद रखने हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब देखो, एक सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी और एक ट्रिब्यूटरी। जब कोई नदी ऐसे आ रही है, उसमें कोई नदी मिली आके ऐसे करके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। ये इस नदी को ट्रिब्यूट कर रही हैं, इस नदी में आके मिल रही हैं, दैट इज ट्रिब्यूटरी। ये हो गई आपकी ट्रिब्यूटरी। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, सपोज दैट एक नदी आ रही है ऐसे बढ़िया से आराम से आ रही घूमती हुई, यहाँ पे क्या हुआ, सेडिमेंट डिपॉजिट है बहुत सारे, तो ये नदी क्या करेगी, स्प्लिट हो जाएगी। अब ये नदी स्प्लिट हो गई, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये ड्रेनेज में पढ़ेंगे, हुगली क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये हमें याद रखना है कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या अंतर होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं हुआ हो तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जहाँ कोई डाउट हो क्या हो। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद हमारा 3 तरह का प्लेन है, हमें पता है। एक तो पंजाब प्लेन है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। आप अगर इसे देखोगे तो 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला प्लेन्स देखो आप, ये वाला जो जोन है पूरा, ये आपका पंजाब प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी आ रही, बेसिकली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज।
झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज, ये सारी नदियाँ यहाँ पे आ रही हैं और ये इस जोन को बहुत ही फर्टाइल बना के रखती हैं। ठीक, ये हो गया आपका पंजाब प्लेन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्लेन है हमारा गंगा प्लेन। गंगा प्लेन देख लो आप लोग कौन सा है, मैं फिर दिखाता हूँ गंगा प्लेन आप लोगों को, वैसे तो आप लोग होशियार है, पता होगा आपको। ये वाला पूरा गंगा प्लेन है। ठीक, ये आपका पूरा गंगा प्लेन है। यहाँ गंगा है, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना है, चंबल है, बेटवा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, ये सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी। तो इस एरिया को बहुत फर्टाइल कर रखा है। ये हो गई आपकी गंगा का प्लेन्स। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्लेन है हमारा, वो आप देखोगे आगे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं, दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये बेसिकली किधर की तरफ है, अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो फिर से चलते हैं उधर की तरफ और देखते हैं कहाँ है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो भैया ये जो आसाम है ना, ये वाला जो जोन है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आती है, वो आती है इधर से, इस तरीके से, सॉरी यहाँ से नहीं, थोड़ा इस साइड से आती है और अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेती है, तिब्बत से आती है और अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेती है और भारत में अंदर एंटर करती है। ठीक है, समझ में आया ये? तो हमारे 3 तरीके के प्लेन बने, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये हमें याद रखने हैं। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो चुका है अपना। देखो लिखा भी है लाइज इन द ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन पर्टिकुलरली इन आसाम। और भैया यहाँ पे एक सबसे बड़ा ये रिवरीन आइलैंड बनाता है, थोड़ा सा ये फोटो में दिक्कत हुई है, ये आपका जो है रिवरीन आइलैंड बनाता है यहाँ पे। अब ये रिवरीन आइलैंड क्या होता है? रिवरीन आइलैंड मतलब जैसे ये रिवर है दोनों तरफ, यहाँ बीच में एक आइलैंड बन जाए, दैट इज रिवरीन आइलैंड, फॉर्मेशन ऑफ लैंड बिटवीन द रिवर्स। अब देखो कोई भी आइलैंड है या डेल्टा है वो तभी बनता है जब रिवर अपनी मैच्योर्ड स्टेज में आ जाती है या रिवर अपनी फाइनल स्टेज में आ जाती है। तो क्या होता है, जब रिवर स्टार्ट होती है तो वो मैच्योरिटी में होती है, बहुत तेज़ी से आती है ऐसे करके। ठीक है, वो बिल्कुल ग्रोथ स्टेज में होती है, एकदम से निकलती, यूथ स्टेज जिसे हम बोलते हैं। फिर नीचे आते आते रिवर का स्लोप कैसा होता है, सीधा हो जाता है। तो ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे आप देखो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो यही सेडिमेंट आपके बेसिकली क्या बनाते हैं, आइलैंड्स बनाते हैं। और हमें पता होना चाहिए ये जो मजूली आइलैंड है, मजूली, MAJULI, मजूली, ये सबसे बड़ा इनहेबिटेड आइलैंड है वर्ल्ड में। मजूली आइलैंड सबसे बड़ा इनहेबिटेड आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। तो ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, रिवरीन आइलैंड है। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। देखो आइलैंड हुआ या फिर आपका क्या कहते हैं डेल्टा हुआ, ये तभी बनेंगे जब रिवर फाइनल स्टेज में होगी। ये नहीं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में और आइलैंड बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि रिवर आएगी अपने साथ तो सेडिमेंट्स लेके आएगी, सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी, जब सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएंगे तो आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब भैया ये एक नई कहानी निकल के आई कि ये जो नदन प्लेन्स थे ये कुछ पार्ट में डिवाइड हो गए, भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। अभी हम भाबर और तराई रीजन देखते हैं कि भाबर रीजन कौन सा है और तराई रीजन कौन सा है, फिर भांगर और खादर देखेंगे। देखो जब रिवर ऊपर से आती है फ्रॉम द माउंटेन्स तो क्या करती है, बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा इस तरीके के पहाड़ों के नीचे की तरफ, फुटिल्स ऑफ द हिमालयाज जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है, तो ये जो हिमालयाज के फुट हिल्स पे बहुत बड़े बड़े आपको पत्थर से दिखाई देंगे, ये बड़े बड़े पत्थर, तो ये पूरी बेल्ट होती है। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट क्या होती है, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स, पेबल्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन द विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। शिवालिक का नाम क्यों लिया, क्योंकि शिवालिक हमारे क्या हैं, आउटर हिमालयाज हैं, और आउटर हिमालयस में क्या होगा, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है वो डिपॉजिट करेगी। जैसे मान लो ये आपकी हिमालयाज हैं, तो इसकी एक बेल्ट में यहाँ बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाबर। अब क्या होता है, सारी की सारी नदियाँ यहाँ डिसअपियर हो जाती हैं। फिर भैया कहाँ चलेगी नदी? ठीक है, तो ये वाली बात आ जाती है, फिर नदी कहाँ चली गई? जैसे कि अगर आप माउंटेन्स और ऊपर की तरफ जाओगे जहाँ रिवर का सोर्स है,
तो आप रिवर को क्रॉस कर जाओगे आराम से। लेकिन जब रिवर जो है नीचे की तरफ आएगी, जब रिवर आप अगर हरिद्वार में हो गए आप, तो रिवर को कैसे क्रॉस करोगे? क्या गंगा जी को पार कर जाओगे? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आप बहुत ऊंचाई पर, जहाँ से सोर्स है, आप एक पैर रखोगे इधर से उधर हो जाओगे, ठीक। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे ये जो रिवर्स हैं ये डिसअपियर हो गई भाबर बेल्ट में, लेकिन रिवर तो आ रही थी। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ किस तरीके से है। अब मान लो बहुत बड़े बड़े ये आपका हिमालयन रेंज है, ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं। अब रिवर्स तो आ रही है कंटिन्यूसली, मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। रिवर्स तो ये आ रही हैं आपकी, ठीक है। जब ये रिवर्स आ रही है ना, तो एक बहुत धीरे धीरे करके ये निकलती हैं, बहुत धीरे धीरे, जैसे रिसता हुआ पानी निकलता है ना, मार्शी एरिया बन जाता है, बहुत दलदल टाइप का पानी। तो यही रिवर धीरे धीरे निकलती है, फिर अपनी स्पीड पकड़ती हैं। तो ये रीजन हमारा तराई रीजन कहलाता है। देखो आ गया साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। अब भाबर के भी नीचे द रिवर री इमर्ज, रिवर फिर से आ गई एंड क्रिएट ए स्वाम्पी मार्शी रीजन नोन एज तराई। इसको हम क्या बोलते हैं? तराई रीजन। ये रीजन क्या है? पूरा वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। देखो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कि क्या तराई रीजन में कोई रहता है या नहीं रहता है। तो तराई रीजन में जितने भी माइग्रेंट्स थे ना, जो पाकिस्तान से आए थे, वो सारे मोस्टली तराई रीजन में ही रहते हैं। ये हमें याद रखना है। दी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जितने माइग्रेंट्स आए थे, पाकिस्तान से जो भी लोग आए थे, वो हमारे तराई रीजन में रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? दैट इज़ नदर्न प्लेन्स के 2 पार्ट हमने पढ़े। अब तीसरा पार्ट पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वैसे तो मैंने समझा दिया है, फिर भी मैं पेज पूरा ओपन कर देता हूँ। हाँ, पेन नहीं चलाऊंगा जिससे कि मतलब थोड़ा सा ये पेज साइड से कटेगा, वरना देखो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे रिवर का नॉर्मल फ्लो है, रिवर आराम से बह रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम 1 मिनट रुको, सबसे पहले हमें 2 टर्म पढ़नी है, खादर पढ़नी है, एक भांगर पढ़नी है। खादर न्यू एलुवियम होता है, खादर मतलब न्यू एलुवियम, भांगर मतलब ओल्ड एलुवियम। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जाता है कि खादर कौन सा है और भांगर कौन सा है। तो भांगर मतलब बेकार, बंकार, जो बंकर है, जो अपना कबाड़ा है, वो भांगर रीजन है, अपवर्ल्ड रीजन है। खादर क्या है? न्यू रीजन है, न्यू एलुवियम है, नया रीजन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खादर। अब देखो यहाँ क्या है, इसमें अगर आप देख रहे हो तो नदी नॉर्मली फ्लो कर रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो क्या हुआ, सडनली ये भी आपकी नदी है जो मैंने यहाँ बनाई, वो यहाँ पे है, ये नॉर्मल फ्लो कर रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सडनली क्या हुआ कि बाढ़ आई, बाढ़ आने से ये पोर्शन इधर की तरफ एक्सपेंड हुआ, ये थोड़ी इधर की एक्सपेंड हुई। अब रिवर ने इतना जगह पूरी घेर ली, ठीक है। अब बाढ़ चली गई, बाढ़ के जाने के बाद क्या स्थिति हुई कि रिवर जो थी अपनी, जो अपनी रिवर थी, वो वापस इसी डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आ गई। और ये वाला जो रीजन था, अब ये वाला जो बचा हुआ रीजन है ये, और ये वाला जो बचा हुआ रीजन है, अब सेडिमेंट्स तो यहाँ डिपॉजिट हो चुके हैं, तो इसी को हम बोलते हैं खादर रीजन। आई बात समझ में? ये है खादर रीजन। जैसे कि मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग समझना चाहो तो इस चीज़ को, ठीक है। देखो रिवर नॉर्मली फ्लो कर रही को, जब जैसी बाढ़ आई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आती क्या हुआ, ये रिवर वो ही है, जो ये रिवर है वो ही ये रिवर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है। बाढ़ आती क्या हुआ, जैसी बाढ़ आई तो रिवर का जो पोर्शन था ना वो बढ़ गया, आधा इधर बढ़ा आधा इधर बढ़ा। तो अब ये वाली जो जगह है, ये और ये क्या हो गई, एनलार्ज हो गई। तो अब क्या हुआ, सेडिमेंट्स जो थे वो यहाँ डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब फिर से जैसे ही आपकी क्या हुई, बाढ़ खत्म हो गई। जब बाढ़ खत्म हुई तो भैया ये जितने भी सेडिमेंट डिपॉजिट हुए थे ये सब तो वहीं रहे, लेकिन रिवर अपने वापस कोर्स में आ गई। मतलब अब रिवर जो थी फिर से वही हो गई जो थी। तो ये वाला जो रीजन बना, ये और ये वाला जो रीजन बना, ये हो गया खादर रीजन, फर्टाइल जोन। अब सेडिमेंट में डिपॉजिट होगा, अब कहीं नहीं जाएंगे, तो ये हो गया आपका खादर रीजन। अब देखो भांगर रीजन के लिए क्या है कि ये नदी फिर से देखो अपने उसमें आ गई ना, शेप में आ गई। अब देखो ये वाला जो नदी है, अब देखो 1 मिनट, अब देखो ये फर्स्ट नदी हो गई,
ये सेकंड हो गई, ये थर्ड वन है। थर्ड वन में क्या है कि ये नदी बह रही है, यही वाली है जो यहाँ बह रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा अपलैंड पोर्शन है, ये थोड़ा सा क्या है, अपलैंड पोर्शन है। एक मिनट, हाँ देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला अपलैंड पोर्शन है कि ये उठा हुआ है थोड़ा सा। अब जैसे अगर बाढ़ आएगी भी ना तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ पोर्शन है। तो जब यहाँ पे बाढ़ का पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी बार बार इरोड नहीं होती, फर्टाइल नहीं हो पाता। तो ये जो जोन फर्टाइल नहीं होता इसे बोलते हैं हम भांगर। ये जोन हमारा क्या हो गया, भांगर जोन। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि भांगर और खादर हैं क्या। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली हमने समझा है। अब एक बार ऐसे ही पढ़ लो। भांगर मैंने पहले बताया ओल्ड एलुवियम है। इट लाइज एबव द फ्लड प्लेन, मैंने बताया था वो ऊपर की तरफ है। इट कंटेन्स कंकर मॉड्यूल, ये बहुत ही कम फर्टाइल जोन है। इट इज़ रिलेटिवली लेस फर्टाइल, इसके कंपैरिजन में, खादर के कंपैरिजन में ये कम फर्टाइल है। खादर में तो भैया हर समय बाढ़ आती है, न्यू एलुवियम है, हर बार रीन्यू होता है ये, और बहुत ही बढ़िया है ये एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ये पूरा समझ में आया आपको नदन प्लेन्स? पूरी वीडियो नदन प्लेन्स पे थी। अगर नदन प्लेन्स में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक, तब तक के लिए उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें जिससे सब लोग पढ़ सकें नदन प्लेन्स और ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। कल फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू हम अपलोड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।